नमस्कार, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है एवीएन यानी कूल्हे की हड्डी में जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है उसके विषय में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब चौहान जो मुंबई के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है और हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी में कंसल्टेंट भी है, वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल में, हमारे हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर, हमारा चर्चा का विषय है एवीएन जो अवस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। Yes, right. वो जो कूल्हे की हड्डी के में नई खून की सप्लाई कमी होने की वजह से जो होती है, तो ये कोविड के बाद इसकी एक्चुअली इंक्रीज हो गया है ये। तो पहले तो हम जानते हैं कि एवीएन है क्या। ओके, करेक्ट। एवीएन मीन्स फुल फॉर्म है अवैस्कुलर नेक्रोसिस। ओके, अवैस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई बंद होना। ओके, तो इट कैन हैपन, ये अलग अलग जगह में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली अपने हिप ज्वाइंट में, मतलब जो कूल्हा है कूल्हे के ज्वाइंट में होता है। तो इसमें होता है कि जो कूल्हे की हड्डी है अपनी जो बॉल रहती है उसकी ब्लड सप्लाई किस कारण से बंद हो जाती है सडनली। तो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इसका रीजन है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब पता नहीं। ओके, कॉज इज अननोन। इट इज द मोस्ट कॉमन केसेस, कॉज पता नहीं होता है क्यों हुआ है, बट सडनली वो ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। ब्लड सप्लाई कम होने के कारण कूल्हे की हड्डी धीरे धीरे खराब होने लगती है। ओके, तो ये धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हड्डी खराब होती है वैसे वैसे पेशेंट को दर्द चालू होता है, मूवमेंट्स कम होती है, और उसके डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इट इज बेसिकली ये होता है ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण। ओके, सो जो आपने सेकंड पार्ट जो पूछा आपने कि कोविड के बाद में इसके केसेस में क्यों ज्यादा इंक्रीज हुआ है, सो बाकी जो रीजंस रहते हैं, पहले तो मैंने बताया आपको इडियोपैथिक। दूसरा रीजन रहता है कि कुछ दवाई ज्यादा मात्रा में यूज हुई तो जैसे कि स्टेरॉइड। ओके, जो कोविड में हमने देखा होगा कि वो टाइम पे जब पेशेंट एडमिट होते थे तो वो टाइम पे तो सबसे प्राइमरी डॉक्टर का इंटेंशन था कि पेशेंट की जान बचा। ओके, तो जान बचाने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शंस आर द लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो वो टाइम पे वो देना जरूरी था। सो वो टाइम पे जो पेशेंट को काफी ज्यादा मात्रा में वो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस गए, तो स्टेरॉइड के ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं। ओके, तो जिनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन गए तो सभी में नहीं होता है, बट बहुत सारे पेशेंट में ये बाद में धीरे धीरे ये एवीएन डायग्नोस हुआ है। तो एक रीजन है कि स्टेरॉइड इंजेक्शन के कारण ये एवीएन के केसेस में इंक्रीज हुआ है ना। पहले तो ऐसे हमको 4-5 महीने में एक आध केस मिलता था, अभी महीने में 4-5 पेशेंट आके देखते, इतना नंबर्स बढ़ गए। और इसका यानी कोई डायग्नोसिस क्या है? इनिशियली देखो, पेशेंट को सबसे पहला फर्स्ट लक्षण सिम्टम्स रहता है ग्रॉइन पे। ओके, पेशेंट को पेन होने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसकी मूवमेंट्स कम होती रहेगी, स्टीफनेस होगा जॉइंट में, फिर वजन देने पे भी उनको दर्द होगा हिप जॉइंट में। ठीक है, इनिशियली एक्सरे करेंगे तो एक्सरे नॉर्मल आता है। अच्छा, ओके, तो सबसे सेंसिटिव इसका जो डायग्नोसिस अच्छी तरह से होता है एमआरआई पे अर्ली स्टेजेस में, है ना। उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज 1 में पेशेंट को बहुत बार तकलीफ भी नहीं रहती, कुछ एक्सरे नॉर्मल रहता है, एमआरआई करेंगे तो हल्का सा बस स्वेलिंग दिखेगा। ठीक है, तो बहुत बार स्टेज 1 में किसी को भी नहीं मालूम पड़ता, पेशेंट को भी नहीं मालूम पड़ेगा, डॉक्टर को भी नहीं मालूम पड़ेगा। स्टेज 2 में अगेन एक्सरे पे भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट एमआरआई पे अच्छा चेंजेस दिखेगा कि बोन, वो जगह का बोन अभी खराब होने लगा, पेशेंट को पेन रहेगा, पेशेंट को थोड़ा मूवमेंट्स भी डिफिकल्टी रहेगा। फिर स्टेज 3 में जो बोन रहता है उसका शेप बदलने लगेगा, है ना, क्योंकि जैसे हड्डी खराब होती है, कूल्हे पे अपना वजन रहता है पूरा, इट इज वेट बेरिंग जॉइंट,
तो वजन के कारण धीरे धीरे हड्डी फ्लैट होने लगती है ना, शेप उसका चेंज होने लगता है। ओके। तो शेप चेंज होने के कारण फिर वो आर्थराइटिस होने लगता है। आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट खराब होने लगता है। ओके, स्टेज 4 में तो ज्वाइंट पूरा खराब हो जाता है। ओके, तो ये ट्रीटमेंट भी इसका स्टेज के अनुसार होता है ना। जैसे स्टेज 1 तो डायग्नोसिस हो पाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, मतलब अगर किसी ने इंसिडेंटली MRI किया तो डायग्नोस होता है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में जनरली वी कैन देयर आर सम मेडिकेशंस, कुछ दवाई रहती है वो चालू कर सकते हैं हम, है ना। जैसे वो बिस्फॉस्फोनेट्स करके मेडिसिन रहता है, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स एंड सम एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, मतलब हिप जॉइंट पे ज्यादा लोड नहीं आने देना है, सडन कुछ जर्क नहीं बैठना चाहिए। ओके, सो ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में। एंड फिर सीरियसली में 6 मंथ हमको MRI करके देखना है कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वी हैव टू फॉलो 6 मंथ। बहुत बार 50% पेशेंट का चांसेस भी रहता है कि ठीक हो जाएगा दवाई से, ठीक है। और काफी फिर बाकी पेशेंट का अगली स्टेज में चला जाएगा। अगर दवाई भी लेंगे तो भी जा सकता है, ठीक भी हो सकता है, अगली स्टेज में जा भी सकता है। ओके, तो स्टेज 3 में फिर ये भी ट्राई कर सकते हैं हम दवाई वाला पार्ट। फिर दूसरा एक कोर डिकम्प्रेशन करके सर्जरी रहता है कि बहुत बार वो जो ब्लड सप्लाई बंद रहती है तो कभी कभी वहां पे प्रेशर बढ़ने के कारण भी होता है, ऐसा एक थ्योरी है। उसके लिए थोड़ा हम उधर का प्रेशर सर्जरी करके कम करते हैं। साइमल्टेनियसली वी कैन पुट सम इंजेक्शंस, PRP वगैरह हीलिंग के लिए। तो इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं है? इम्प्लांट नहीं, वी जस्ट डिकम्प्रेस द जॉइंट। ओके, फॉर स्टेज 3। अगेन ये सर्जरी से भी कितना ठीक होगा उसका गारंटी नहीं, कुछ लोगों का होता है ठीक, कुछ लोगों का नहीं होता है। देन इट गोज टू स्टेज 4। जब स्टेज 4 जाता है मतलब पूरा आर्थराइटिस हो जाता है, ज्वाइंट कंप्लीटली डैमेज होता है, पेशेंट चल नहीं पाता है, मूवमेंट्स काफी कम हो जाती है। तो इसका बेस्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो इसके बाद ये हिप रिप्लेसमेंट के बाद ये नॉर्मली विमेन्स पे होता है? नो, इट्स नॉट जेंडर का इतना ये नहीं है, इट कैन हैपन इन मेल फीमेल दोनों में। और एज ग्रुप क्या होता है? एज ग्रुप ये जनरली मिडिल एज में ज्यादा कॉमन है, बट यंगर पेशेंट भी काफी कॉमनली अफेक्ट होते हैं। मैंने 25 साल के लड़के का ऑपरेशन किया। अरे बाप रे। ओके, ही वाज अनमैरिड, ही वाज ओनली 25 इयर्स, दोनों हिप खराब हो गए। दोनों ही? हाँ, तो दोनों हिप स्टेज 4। हाँ, स्टेज 4। तो दोनों हिप चेंज करवाए, बट बाद में उसका What was the reason उसका? एवियन उसका इडियोपैथिक था, कॉज वाज नॉट नोन, मेडिकेशन भी उसने कुछ लिया नहीं था। और ये हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद कितने दिन तक वो चल सकते हैं या बेड पे रहते हैं, ऐसा कुछ है? जनरली व्हेन वी रिप्लेस द हिप, तो अभी के जो इम्प्लांट्स आए नए हिप जॉइंट है मार्केट में, सो इट गिव वेरी नाइस रिजल्ट। फ्रॉम सेकंड डे पेशेंट कैन वॉक, पूरा वजन डाल के चल सकता है, और 1 महीने के अंदर ही उनका सब रूटीन एक्टिविटी चालू हो जाता है ना। उनका जो भी जो रूटीन काम करना है उनको वो एज में वो सब कर सकते हैं, है ना। कुछ पेशेंट हमारे साइकिलिंग करते हैं, हल्का फुल्का स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एज सच रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। और लास्ट टू लास्ट कौन से एज में नहीं कर सकते ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, यंगर पेशेंट में नहीं, जनरली अवॉइड करते हैं। कैसे अभी नया हिप रिप्लेसमेंट करेंगे, एज उसका भी अगर 90 का भी पेशेंट हो तो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं 100%। इफ पेशेंट इज एक्टिव, है ना, एक्टिव एंड ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, देन डेफिनेटली वी कैन। ओके, और इसके बाद कोई फिजियोथेरेपी होती है? यस, रिक्वायर्ड। सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, ज्वाइंट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ता है, मसल को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट मिले। और डाइट का कुछ होता है? डाइट जनरली कौन सा भी सर्जरी होने के बाद में पेशेंट थोड़ा सा वीक रहता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, कौन सा भी सर्जरी होने के बाद में हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट की रिकवरी हो थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि मसल हमको जल्दी बिल्डअप करना पड़ता है। कौन से भी सर्जरी के बाद में मसल वीक हो जाती है ना, नी का, हिप का सर्जरी होने के बाद में वहाँ का मसल वीक होता है। तो मसल रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी करना है, साथ में न्यूट्रिशन भी मसल को मिलना चाहिए,
मसल को तो इसलिए हाई प्रोटीन डाइट जनरली भी एडवाइस ओके अलॉन्ग विथ फिजियोथेरेपी। और हॉस्पिटल में कितना दिन रहते हैं patient? 3-4 दिन रहता है। 3-4 दिन। Yes. और ये जो इम्प्लांट है ये किस तरह का इम्प्लांट होता है, यानी वो नए इम्प्लांट आपने जो बताया? नए मतलब अभी जो पहले डिजाइन थे तो उसमें जैसे कोई मेटेलिक है या? यस इट इज मेटल इम्प्लांट रहता है। ओके सो जो अपना बॉल पार्ट रहता है और कप पार्ट रहता है, दिस इज अवर हिप जॉइंट, दिस इज बॉल, जो ऊपर कप रहता है, कप के अंदर बॉल फिक्स है। ओके सो टोटल हिप मतलब वी रिप्लेस बॉल ऑल्सो एंड वी रिप्लेस कप ऑल्सो, है ना। सो जो और इसका लाइफ कितना रहेगा? 25 इयर्स आराम से चलता है। आराम से चलेगा। इसमें भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सिरेमिक का रहता है, मेटल का रहता है। सिरेमिक का थोड़ा सा ज्यादा क्लेम करते हैं कि थोड़ा ज्यादा लाइफ है। ओके मेटल का भी अच्छा है लेकिन एज कम्पेयर टू मेटल सिरेमिक का थोड़ा ज्यादा। अगर किसी को एलर्जी है मेटल में या किस में, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? जो मेटल एलर्जी रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन, अभी मेटल में भी कैसा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, एक कोबाल्ट रहता है, टाइटेनियम रहता है, और टाइटेनियम भी सिरेमिक का रहता है। इफ यू यूज सिरेमिक इम्प्लांट तो उसका मेटल एलर्जी कम रहेगा, बिकॉज इट इज सिरेमिक, इट इज नॉट मेटल। ओके तो वी कैन यूज सिरेमिक इन दोस केस। लास्ट स्टेज तक, 4th स्टेज तक पर्सन नहीं पहुंचे, ओके, यानी लास्ट स्टेज जो हिप रिप्लेसमेंट होता है, Okay. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी व्हाट इज द प्रिकॉशंस जो हिप के लिए लेना चाहिए? एवियन ना हो इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे मैंने बोला कि 90% केसेस कॉज इज अननोन। ओके तो इसलिए अगर इफ इट इज गोइंग टू हैपन इट विल हैपन, यस, बट जो स्टेरॉइड इनटेक है, अननेसेसरी जो स्टेरॉइड का मेडिसिन लेते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना। अननेसेसरी जो स्टेरॉइड लेते हैं काफी पेन के लिए वगैरह, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और वंस इट इज डायग्नोस्ड, ओके, सो उसके बाद में जो भी डॉक्टर बोलेंगे आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए, जो भी मेडिकेशन देने हैं, वो आपको रेगुलरली लेना है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा उसका कुछ गारंटी नहीं कि क्योर होगा ही 100%, है ना। सो अगर बट आपने फॉलो किया तो उतना चांसेस बढ़ेगा कि हो सकता है क्योर हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर डायग्नोस अर्ली हुआ तो क्योर हो सकता है। अगर हमने वो डिसीज प्रोसेस स्लो किया, है ना, मतलब अभी चलो स्टेज 1 में है, अगर हमने जो प्रिकॉशंस लिए डॉक्टर ने जो हम बताते हैं अगर, तो उससे क्या होता है, डिसीज प्रोसेस स्लो होता है। मतलब जो आर्थराइटिस 2 साल में होना है उसको फिर 5 साल लग जाता है। तो क्या होता है इससे कि जो हिप रिप्लेसमेंट लगनी है उतना फिर टाइम आगे मिल जाता है। समझो पेशेंट की एज 40 ईयर्स, और अगर हमने एटलीस्ट 10 ईयर्स उसको स्लो डाउन किया, अगर 50s में करते हिप रिप्लेसमेंट तो फिर इट इज 1 टाइम सर्जरी, है ना, 50-60s में हुआ। तो जितना अर्ली होगा उतना फिर उसको बाद में रिवीजन लगता है आफ्टर 25 ईयर्स। तो आपने रिवीजन सभी किए हैं? हाँ, काफी रिवीजन बहुत आते हैं कि अगर कैसे कि अगर कोई पेशेंट प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं बराबर से, या फिर कुछ इंजरी हो जाता है सर्जरी के बाद में, गिर जाते हैं, इन केसेस में फिर रिवीजन करना पड़ेगा। बट अगर प्रॉपर केयर लेंगे, सब कुछ करेंगे तो नहीं लगता है जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी सारी अपनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।